आज के सेशन में हम हिंदी व्याकरण विभाग के अलंकार इस विभाग को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी हिंदी व्याकरण के काल विभाग पर वीडियो बना रखा है। एडिशनली हिंदी की बहुत सारी पोएम्स, कुछ चैप्टर्स और पेपर पैटर्न डिस्कशन प्रिपरेशन ऑल सभी चीज़ों को कवर करते हुए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लाएगी। उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो अलंकार भी एक्चुअल में आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो बहुत कम मार्क्स का वेटेज रखता है, बट अगर आप 12th महाराष्ट्र कॉमर्स बोर्ड या साइंस जो भी आपके अगर व्याकरण में अलंकार का पार्ट है उसमें अगर आपको मार्क्स वेटेज कम लगती है, इसके बावजूद अगर आप किसी फर्दर आगे के कोर्स के लिए यूपीएससी ऐसे कोई भी बड़े कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ग्रामर के टॉपिक्स यूजफुल होते हैं। तो उसके लिए भी आपका ग्रामर का बेस क्लियर होना चाहिए, नॉट फॉर प्रेजेंट नीड, सो फ्यूचर नीड के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अलंकार के इसमें छोटे से छोटे हर चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहे। तो इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि अलंकार सबसे पहली चीज़ होती क्या है। तो अलंकार इज नथिंग बट इट इज़ अ पोएट्रिक लैंग्वेज। यह है एक पोइट्रिक लैंग्वेज, मतलब कि कई सारी भाषाएं हैं दुनिया में, उसी में से एक है कविता की भाषा। अब कविता जो भी कोई कवि लिखते हैं तो इतना आसान नहीं होता कवि बनना, उसके लिए गहराई से सोचना पड़ता है। किसी चीज़ को आप किसी सीख को सिखा रहे हो तो उसे किसी उदाहरण के जरिए, किसी घटना के जरिए, किसी तुक संगीत के जरिए समझाना। असल में कविता कहना एक तरह से कह सकते हो आप टेढ़ी बात करना जैसा लगता है लोगों को, क्योंकि सीधी बातें नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं जो एक वन लाइनर हम मैसेज दे सकते हैं, उसी चीज़ को उसमें घुमा फिरा कर कुछ अलग ही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसी ही लैंग्वेज को कहते हैं पोइट्रिक लैंग्वेज। और अलंकार को कविताओं का जेवर, ज्वेलरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे उस कविता का जो रुतबा है, जो वैल्यू है, वो और निखरती है, वो और बढ़ती है। जो आप गाने सुनते हैं, जो कविताएं पढ़ते हैं, उनमें एक लय, एक ताल, एक सुर होता है, एक राइमिंग वर्ड होते हैं लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें उन्हें गाने में या फिर उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है ड्यू टू अलंकार, ठीक है। तो अलंकार के दो टाइप्स होते हैं वैसे मेनली। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। इसमें से शब्द अलंकार बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एक स्क्रीनशॉट मैं चाहूँगा कि आप इसका ले लीजिए या फिर अपनी बुक में भी लिख लीजिए कि अलंकार मतलब क्या होता है। पोएट्रिक लैंग्वेज, उसके दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। तो इन दोनों के भी थोड़े थोड़े टाइप्स हैं, जिसमें से हम पहला डिस्कस करें शब्द अलंकार का। तो ये तो मैंने आपको ऐसा कहा ईजी टू अंडरस्टैंड है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा अलंकार है, एक ऐसी पोएट्रिक लैंग्वेज है जो शब्दों के हिसाब से होती है। और अर्थालंकार नाम से पता चलता है, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिए आप तो अर्थ धन अलंकार, मतलब इसके लिए आपको पोएम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पोएम की मीनिंग पे जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पता चल सकता है कि कौन सा अलंकार वहाँ पे यूजफुल है, ठीक है। तो हम अगर शब्द अलंकार पे आए तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जो कि मेन अगर हम लोग वन लाइनर एक कीवर्ड टाइप में जाए तो अनुप्रास का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। हिंदी के कोई भी वर्णमाला अ आ इ ई क ख ग घ ञ ज तक कोई भी वर्णमाला अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार एक लाइन में रिपीट हो, दोहराई जाए, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार का उपयोग होता है, ठीक है। अगर मैं 21 का एक उदाहरण लूँ तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये पूरी लाइन में से लिख दो, बट मेरा मेन लाइन ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चंद वर्ड है ये 2 बार आया है, ठीक है। आप कहेंगे सर च तो बहुत बार आ रहा है, हाँ
साउंड्स लेटर्स अगर रिपीट होते हैं तो अनुप्रास अलंकार ही। तो यहाँ पे च का भी साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। चन एक अलग वर्णमाला है और चा और च भी अलग अलग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो च जो है उस साउंड रिपीट हो रहा है। चारु, चंद्र, चंचल, च है, ये एक साउंड रिपीट होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार यूजफुल होता है, ठीक है। कॉमन, कोई ज़्यादा डिटेल में की जरूरत ही नहीं है। 2 मार्क्स के लिए अगर आप कितना प्रिपेयर करेंगे, बट अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी प्रिपेयर करें तो यही कीवर्ड है, की पॉइंट है, ठीक है। और इसमें देखिए शब्दों के हिसाब से हमें अलंकार समझ गया, इसीलिए इसे कहते हैं शब्द अलंकार। दूसरा है यमक, जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होती है। अनुप्रास में क्या हो रहा था कि कोई लेटर रिपीट हो रहा था, कोई साउंड रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट होगा। उदाहरण के लिए कह सकता हूं मैं, ये याद रखिए अनुप्रास का उदाहरण है। अगर मैं यमक का उदाहरण दूं तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए नर ओ पाए बोराए। इट मीन्स हमें इस, अगर मैं आपको इस दोहे का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब है कि जो सोना है, कनक मतलब होता है सोना, और एक और कनक है, यहाँ पे 2 बार कनक आ रहे हैं। तो एक कनक का मतलब है सोना, एक का मतलब है धतूरा, एक फल है, ठीक है। धतूरा फल जो होता है बहुत नशीला होता है, तो खाने से नशा हो जाता है। तो इस एक्चुअल अगर मैं इसमें मतलब बताऊं, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो सोना है वो धतूरे के फल से ज़्यादा नशीला है, क्योंकि धतूरा खाने से लोग बौरा जाते हैं, मतलब पगला जाते हैं, बट सोना पाने से लोग बौरा जाते हैं, वो भी 100 टाइम्स मोर। ये इसका मतलब, बट हमें उस चीज़ पे ध्यान अगर आपको देना है तो दीजिएगा। हमारा मेन तो यहाँ पे कनक कनक, देखिए कनक जो 2 वर्ड है इस पे ध्यान देना कि ये एक वर्ड है जो 2 बार आया है किसी लाइन में, तो यहाँ पे वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे यमक अलंकार यूजफुल है। सो कि आपको समझाऊंगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट के शब्द अलंकार के 3 टाइप्स इजी टू अंडरस्टैंड ही है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं श्लेष अलंकार पे। यहाँ पे आपको समझा होगा रिपीटेशन ऑफ लेटर, रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड, ठीक है। अब श्लेष का अगर मैं की पॉइंट बनाऊँ, ब्रैकेट में जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में आप एज अ लास्ट मिनट स्टडीज के लिए कर सकते हैं अलंकार के लिए, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा ही दूंगा, ठीक है। श्लेष का क्या है, एक बड़ा सा शब्द जिसका आप संधि विच्छेद कर सके, ठीक है। एक बड़ा सा वर्ड जिसका आप संधि विच्छेद कर सके, ये एज अ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूं, तो ये चीज भी आप अपने साथ नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर अब मैं श्लेष का एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन है वो समझाता हूं आपको। तो इसमें क्या होता है ना कि इसे यहाँ इस सेंटेंस में कनक 2 बार आया, ठीक है, कनक कनक ते 100 गुण, जिसमें एक कनक का मतलब था सोना और एक कनक का मतलब था धतूरा, ठीक है। तो यानी कि एक ही वर्ड है दोनों, बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। और ये वर्ड्स में 2 बार आए हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ लाइनों में वर्ड एक ही बार आता है बट उसके मीनिंग एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक उदाहरण देता हूं ना पहले से, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस और चून। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि पानी वर्ड देखिए सर 1 2 3 बार ऐसा सर रिपीट हो रहा है सर, तो यहाँ पे तो यमक अलंकार भी हो सकता था सर, है ना।
बट मैं आपको ये यमक अलंकार का ये जो लिखा है ना कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ये मैंने आपको सिर्फ लास्ट मिनट स्टडीज के लिए लिखा है कि अगर आप तुक्का लगा सकते हैं या फिर आपको समझा नहीं है तो भी आप ये रूल अप्लाई करके कह सकते हैं। बट अगर इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताऊं, जो कि इसके बारे में ज़्यादा से डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो यमक अलंकार में क्या होता है ना कि वर्ड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, बट साथ ही हर बार उस वर्ड का मतलब भी कुछ और होता है। जैसे कि कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ सर, मैंने यमक अलंकार लिख दिया, बट मुझे इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि एक बार जो कनक का इस्तेमाल किया गया वो है सोने शब्द के लिए, और एक बार जो कनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है धतूरे शब्द के लिए। तो कनक सेम ही शब्द लग रहा है, ये भी कनक है और ये भी कनक लिखा गया है, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो पानी है इसका मतलब रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे पानी का मतलब पानी है, बिन पानी सब सून, यहाँ भी पानी का मतलब पानी है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पानी शब्द है, ये वाला पानी शब्द याद रखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब लिखा है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। मतलब कि रहीमदास जी का ये पंक्तियाँ हैं रहीमदास जी की, इसमें लिखा गया कि रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, मतलब पानी के बिना सब कुछ सुनसान है, जिंदगी व्यर्थ है, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ये पानी एक दुनिया का अमृत है इस हमारे धरती का, जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि पानी गए ना उबरे, मतलब पानी के बिना उबरे, उभर नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। किसका किसका? मोती मानस और चून। मतलब मोती जो है उसकी चमक भी किससे होती है? पानी से। मानस इंसान किसकी वजह से जिंदा है? पानी से। चूना कठोर होता है, वो गीला होके पतला कब होता है? पानी से। तो यहाँ पे पानी ही सबकी वजह है, लेकिन पानी जो शब्द है वो सबके लिए अलग अलग महत्व रखता है। जैसे कि मोती के लिए पानी चमक है, मानस के लिए जीवन है, बट चूने के लिए पानी पानी ही होता है वैसे, या फिर आप कह सकते हैं जल होता है। तो एक ही वर्ड है जिसका अलग अलग यूज है, अलग अलग मतलब है, मोती मानस और चून के लिए। तो देखा, एक ही वर्ड यूज हुआ बट मतलब अलग अलग निकला, चमक, जीवन और जल। तो इस तरह का श्लेष होता है। बट अगर आपको ये उदाहरण ना भी समझा तो याद रखिएगा, अगर एक बड़ा सा मतलब आया और उसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं तो ऐसे वर्ड्स को आप श्लेष में चिपका दीजिएगा। बट ये तो शब्दालंकार की बात हुई, बट अब मैं उस पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके 12th बोर्ड में और 10th बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है। शब्दालंकार के इतने क्वेश्चन आपको ना भी पूछे गए हो, बट अर्थालंकार के आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब से वीडियोस को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जो कि आप अब तक करते आ रहे थे, ठीक है। मैं बहुत सारे 21 के उदाहरण को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अर्थालंकार मतलब आपको दिए हुए लाइनों का अर्थ समझना चाहिए, तब जाकर आप अलंकार बता पाएंगे कि उस पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर कविता में कौन सा अलंकार यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसके मेजर 6 टाइप्स हैं, और ये बहुत सारे टाइप्स हैं, बट ये मेजर और इम्पॉर्टेंट 6 टाइप्स हैं, तो मैं इन्हें ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप और टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं अलंकार में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अलंकार के, अर्थालंकार के जो मेन 6 टाइप है, उनमें जो पहले 3 टाइप्स है वो तीनों एक ही है एक तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों बेस्ड होते हैं कंपैरिजन पे। लोगों को तुलना करना बहुत पसंद है, इसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए, मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ, ये मुझसे ज़्यादा गरीब है, मैं इससे अच्छा लगता हूँ, उसका घर दूसरे वाले से बड़ा है, ये दोस्त मेरा उससे ज़्यादा खास है। ये सब चीज़ें कंपैरिजन में तुलना की जाती है दो लोगों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, 2 जगहों के बीच में, ठीक है। वो वही कंपैरिजन ही अलंकार के इन 3 टाइप्स में आता है। इसके बाद जो अतिशयोक्ति है, मानवीकरण और दृष्टांत है, इन्हें भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहले याद रखें कि ये तीनों जो अलंकार हैं ये बेस होता है कंपैरिजन पे। अब इनके बारे में एडिशनल डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। अब उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इन तीनों में ही कंपैरिजन ही है, तुलना ही की जाए 2 चीज़ों की। तो ये तो हमें समझ जाएगा कि 2 चीज़ों की क्वालिटीज़ की तुलना की जा रही है, 2 चीज़ों की कमियों की तुलना की जा रही है, कुछ भी, ठीक है।
बट अब इन्हें भी किस तरह से सब डिवाइडेड किया जा सकता है, तो वो सब डिवीजन होता है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक के बीच में, इनके वर्ड्स के बीच में। कंपैरिजन तीनों में है, बट क्या होता है ना कि उपमा में जब कंपैरिजन किया होता है तो से, सा, सी, इन तीन शब्दों का मतलब स से जो भी शब्द आते हैं, सरी, सा, सी, ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सागर सा विशाल हृदय, सागर सा विशाल हृदय मतलब दिल। हाँ ठीक है, तो अब यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है सागर और किसी के हृदय का, किस शब्द के जरिए, सा शब्द का उपयोग करके। किसी का दिल इतना बड़ा है जितना कि सागर, सागर सा विशाल हृदय। या फिर आसमां सी ऊंचाइयां, या फिर चांद सा मुखड़ा। ठीक है, अब इसका मतलब कि चांद सॉरी और चेहरे, इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है आपको पता ही होगा, चांद से लोगों का कंपैरिजन मोस्टली खूबसूरती के लिए किया जाता है कि चांद सी खूबसूरत हो तुम, सा सी, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये आता है उपमा वर्ड में, उपमा अलंकार में। इसके बाद जो सेकंड टाइप है उत्प्रेक्षा, उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि है जानो, जनो, मानो, मनु, मनो, ऐसे सब वर्ड जो ज, म, ऐसे वाले वर्ड्स यूज करके कंपैरिजन किया जाता है ना, वो उत्प्रेक्षा के अंदर आता है। मतलब उसका चेहरा मानो चांद सा, मानो वर्ड आ गया। सेम उदाहरण को मैंने उत्प्रेक्षा के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। या फिर जैसे कैसे कह सकते हो कि वो इतना भयंकर था मानो जैसे शैतान। ठीक है, यहां भी कौन सा वर्ड आ रहा है, मानो आ रहा है। ये जो सब एग्जांपल्स है मैं 21 से ही ले रहा हूं, जिसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे, जैसे कि कह सकते हैं सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मनी शैल पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आतप पर्यो प्रभात, मनो नील मनी शैल। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है नील मनी का शैल पर मनो वर्ड का यूज करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है 21 में, अगर आपके पास होगी तो आप पढ़ लीजिएगा उसमें से। ठीक है, ये यहाँ भी कंपैरिजन की बात होती है। अब जो थर्ड आता है विच इज रूपक, उसमें कंपैरिजन तो किया जाता है बट इन दोनों की तरह किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज करके नहीं, बिना किसी वर्ड के। जैसे कि सबसे फेमस उदाहरण है अब तक का और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है राम नाम का या फिर ईश्वर का रतन और धन से। कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इट मीन्स कि भगवान को पाना ही सारा सुख, सारा धन, सारा वैभव, ऐश्वर्य है। धन मतलब पैसे को ही लोग सबसे बड़ा सुख मानते हैं, बट यहां पे इस लाइन के हिसाब से क्या कहा गया है कि भगवान को पाना ही धन को पाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं हो रहा, सीधे सीधे क्या गया है, राम रतन धन। राम ही है रतन, राम ही है धन। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, चांद और मुखड़े का कंपैरिजन हो गया यहाँ पे बिना किसी वर्ड का यूज किए, मतलब कंपैरिजन के लिए वर्ड का यूज किए, बिना किसी कंपैरिजन के वर्ड को यूज किए। चंद्र और मुख का, चंद्रमुख ऐसा कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये तीन कंपैरिजन के हिसाब से हो गए। जो चौथा है वो है मानवीकरण। अब जो नेक्स्ट थ्री टाइप्स है विच इज मानवीकरण, अतिशयोक्ति और दृष्टांत, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है। बस ये जो मैंने ब्रैकेट्स में कीवर्ड्स टाइप के लिखे उन्हें आप एक बार लिख लीजिएगा। शुरू करते हैं। मानवीकरण में एक्चुअली कंपैरिजन ही किया जाता है। मतलब अब देखिए मोस्टली अर्थालंकार बेस्ड किस पे है, कंपैरिजन पे, या फिर कह सकते हैं आप कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ
मिलाकर या फिर उसके साथ कंपेयर करके, उसके साथ तुलना करके बताना। ठीक है, मानवीकरण में सेम चीज है जैसे कि पिछले तीनों के साथ था, बट वहां पे क्या था कि दो चीजों की किसी एक क्वालिटी का, जैसे कि चांद और चेहरे का, अंबर सॉरी सागर और हृदय की विशालता का, इन दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता। बट यहाँ पे अभी क्या होगा ना मानवीकरण में, कि किसी नॉन लिविंग थिंग का लिविंग या फिर जीवित चीज के साथ कंपैरिजन करना, उसकी किसी क्वालिटी के साथ कंपेयर करना। जैसे कि अगर एक उदाहरण दूं मैं आपके लिए, तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही, अंबर पनघट में डूब रही हो रही ताराघट उषा नागरी, ताराघट उषा नागरी। मतलब कि बीती विभावरी जाग रही, जो सुबह है वो जाग रही है, अंबर पनघट में डूबो रही, जो अंबर है जो आसमान है वो डूब रहा है, ताराघट उषा नागरी। मतलब आसमान डूब रहा है, सुबह जाग रही है। अब आसमान कभी डूबता नहीं है, डूबता कोई जीवित इंसान है, जीवित जानवर, कोई भी प्राणी है कह सकते हैं आप, जो जीवित हो। ठीक है, जागता वो है जो जिंदा है। ठीक है, कोई जानवर, कोई इंसान। तो ये जो जागना, सोना, चलना, दौड़ना, बोलना, कूदना, ये सारी जो क्वालिटीज है ये लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणियों में पाई जाती है। बट यहाँ पे मानवीकरण में उन चीजों की क्वालिटीज, उन निर्जीव चीजों की क्वालिटीज का कंपैरिजन जीवित लोगों से किया जाता है। चांद का की खूबसूरती, या फिर कह सकते हैं आप चांद मुझे निहारता है, कह सकते हो, मतलब चांद आपको निहारता है शायद। तो ये सब जो क्वालिटी है, चांद देख नहीं सकता, सूरज डूब नहीं सकता, मतलब डूबता है ऐसा लोग कहते हैं, लहरें तैरती हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है जिनका कंपैरिजन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी से किया जा रहा है। तो यही आता है मानवीकरण के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है फिफ्थ टाइप विच इज अतिशयोक्ति, जिसे कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसमें आप सभी माहिर होंगे, आई एम डैम श्योर। इसका मतलब कि ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट उसे लोग उन बातों को अपने बातों में वैल्यू डालने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। जैसे कि मुझे हजारों काम होते हैं, मैं हर सुबह उठ जाता हूँ, मैं सूरज से पहले जागता हूँ। वैसे सूरज से पहले जाना तो एक वैलिड काम हो भी सकता है, लेकिन 1000 काम आई डोंट थिंक इट पॉसिबल। 20 कुछ उदाहरण लेके मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। जैसे कि ये आपके लिए मैंने लिखा है उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पे क्या है कि एक सिनेरियो दिया गया, महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप घोड़े पर कहीं जा रहे थे, बीच में एक नदी पड़ी। अब सब सोच रहे कि नदी इतनी गहरी है, इतनी विशाल है, घोड़ा उस पर जाएगा कैसे। फिर यहाँ पे लिखा गया राणा ने सोचा इस पार, जब तक महाराणा प्रताप ने सोचा उसके पहले ही चेतक उस पार पहुंच गया। अब सोचने की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, ये सब आपको पता है। लॉजिकली यहाँ पे अतिशयोक्ति में लॉजिक का बड़ा मैटर है। लॉजिकली सोचा जाए तो सोचने जितने में ही कोई घोड़ा, कोई इंसान नदी के उस पार तक छलांग नहीं लगा सकता। ठीक, यहाँ पे ये चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए लिखा गया। एक और उदाहरण था, बहुत फेमस है, कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी भी नहीं कि सारी लंका जल गई। मतलब इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि जैसे ही लगा और सब कुछ काम हो गया, या फिर जैसे ही सोचा और काम हो गया वाली चीज। बट असल में ये सब पॉसिबल नहीं होता, ये सब लाइन को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए लिखा गया होता है। तो अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है। अब दृष्टांत है जो कि लास्ट टाइप है, इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन्स द सेकेंड वन। मतलब एक उदाहरण लेता हूं, एक मयान में
दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और से प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जस्ट किडिंग। अब देखिए, अब यहां पे लिखा गया एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। इट मीन्स जिस तरीके से एक मयान, मयान यानी कि जहां पे वॉरियर्स अपनी तलवार को होल्ड करते हैं, वहां पे कमल बैठा जाता है, उसमें दो तलवारें कभी नहीं हो सकती, है ना। वैसे ही अगर कोई नारी है तो वो भी नहीं चाहेगी, या फिर उसी तरह से कह सकते हैं आप कि एक पति दो नारियों से प्यार करे, ये भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर ये कहीं भी मान्य नहीं होता, ऐसा कहा गया। या फिर एक घर में दो औरतें नहीं रह सकती वाली चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो पहली लाइन दूसरी लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करती है। कुछ और उदाहरण लेता हूं मैं आपको 21 के, जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसवेर आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब कि अभ्यास करके आप जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट जिस तरह आता है, और कभी कभी क्या होता है आपको प्रेशर भी लगता है कि यार बहुत टाइम दे रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रही है, बट इसी का मतलब यही है कि आप जब मेहनत करोगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, बट उसमें एफर्ट्स भी उतने ही लगेंगे। तो ये पहली और दूसरी लाइन से आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। और थोड़े बहुत उदाहरण हैं, एक मयान में दो तलवारें तो हमको दे चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतने ही उदाहरण है। अगर आपको और उदाहरण चाहिए होंगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।